4 मार्च 2018 इंग्लैंड के शहर सैलिसबरी का एक शांत पार्क। एक बेंच पर बाप और बेटी बेहोश पड़े हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज एक ऐसा नाम लेती हैं जो यूरोप की सिक्योरिटी को हिला देता है। सरगेई स्क्रिपाल। ये सिर्फ पॉइजनिंग नहीं थी, ये एक सिग्नल था। और इस सिग्नल के बाद यूरोप में एक खामोश जंग शुरू हुई। स्पाइस के खिलाफ स्पाइस की जंग। पार्ट 1। पॉइजन जो सिर्फ जहर नहीं था। सरगेई स्क्रिपाल कोई आम शख्स नहीं था। वो रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस का फॉर्मर ऑफिसर था जो बाद में ब्रिटेन के लिए डबल एजेंट बन गया। 2010 में प्रिजनर स्वैप के बाद वो यूके में रह रहा था। 4 मार्च को स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया को एक मिलिट्री ग्रेड नर्व एजेंट नोविचॉक से पॉइजन किया गया। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन ने सीधा इशारा किया रशिया की तरफ। मॉस्को ने इल्जाम रद्द कर दिया, लेकिन लंदन ने इसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट करार दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किसने जहर दिया, सवाल ये था कि क्या यूरोप में और भी स्लीपर एजेंट्स एक्टिव हैं। पार्ट 2। CIA और काउंटर इंटेलिजेंस का शैडो गेम। इस पॉइंट पर एंट्री होती है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर MI6 ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड काउंटर इंटेलिजेंस एफर्ट शुरू किया। उनका मकसद था रशिया के उन कोवर्ट ऑपरेटिव्स को आइडेंटिफाई करना जो सालों से यूरोप में नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वक्त आने पर एक्टिवेट हो सकते थे। इंटेलिजेंस शेयरिंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हुई। सैटेलाइट ट्रैकिंग, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, डिप्लोमेटिक कवर आइडेंटिटीज सब स्क्रूटनाइज किए गए। इन्वेस्टिगेशन ने 2 रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नाम सामने लाए जो एलियस आइडेंटिटीज के साथ यूके आए थे। ब्रिटेन ने उन्हें GRU एजेंट्स करार दिया। फिर शुरू हुई सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन। 20 से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज ने 100 से ज्यादा रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। ये सिर्फ एक्सपल्जन नहीं था, ये एक मैसेज था। पार्ट 3। यूरोप में खौफ और खामोशी। इस इंसिडेंट के बाद यूरोपियन कैपिटल्स में एक साइलेंट पैनिक था। बर्लिन, पेरिस, प्राग, हर जगह काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स एक्टिव हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो एलाइज ने सस्पेक्टेड रशियन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को क्वाइटली डिसमेंटल करना शुरू किया। कई जगह अंडरकवर ऑपरेटिव्स को ऑब्जर्व किया गया, कुछ को क्वाइटली एक्सपेल किया गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पांस होता तो नेटो और रशिया के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन का खतरा रियल हो जाता। कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका शैडो वापस महसूस होने लगा था। पार्ट 4। स्टेक्स इतने बड़े क्यों थे? ये सिर्फ एक असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं था, ये केमिकल वेपन का यूज था यूरोपियन सॉइल पर। अगर रिस्पांस कमजोर होता तो प्रेसिडेंट सेट होता, अगर ज्यादा अग्रेसिव होता तो एस्केलेशन होती। वॉशिंगटन और लंदन दोनों को एक बैलेंस रखना था, एक्सपोज भी करना था और वॉर भी अवॉइड करनी थी। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर ये समझा जा रहा था कि रशिया अपनी डिनाएबल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां बुलेट से ज्यादा शैडो ऑपरेशंस का यूज होता है। पार्ट 5। एक और ट्विस्ट। इस पॉइजनिंग के कुछ महीने बाद यूके में ही एक और ब्रिटिश सिटीजन डॉन स्टर्जिस नोविचॉक एक्सपोजर से मर गईं। इससे केस और भी सेंसिटिव हो गया। पब्लिक प्रेशर बढ़ गया, सैंक्शंस इंपोज हुए, रशिया ने भी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। एक टिट फॉर टैट साइकिल शुरू हो गई। फाइनल बिल्डअप, खामोश जंग जारी है। आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्क्रिपाल केस ने यूरोप में एक नई काउंटर इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन को जन्म दिया। स्लीपर सेल्स, कोवर्ट फंडिंग नेटवर्क्स, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, सब पर नया फोकस आया। लेकिन असल सवाल अब भी जिंदा है। क्या जितने एजेंट्स एक्सपोज हुए वो सब थे, या कुछ अब भी कहीं क्वाइटली एक्टिव है? सैलिसबरी के उस बेंच पर शुरू होने वाली कहानी ने दुनिया को ये याद दिलाया कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं होती, कभी कभी वो एक परफ्यूम बॉटल के अंदर छुपी होती है। और जब एजेंसीज जैसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज शैडो में मूव करती हैं तो दुनिया को सिर्फ हेडलाइंस नजर आती हैं। असल जंग हमेशा अंधेरे में लड़ी जाती है। एंड लाइन, स्लो डीप टोन। एक बेंच, एक जहर और एक ऐसी खामोश जंग जो शायद अब तक खत्म नहीं हुई।